मोदी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका हर दांव फेल हो जाता है और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पोल खुलती जा रही है। ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद राहुल गांधी बोलने के लायक नहीं रहे और एक बार फिर उनका खेल बेनकाब हो गया। दर्शकों, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने क्या नहीं किया। राफेल डील पर बिना सबूत के चौकीदार चोर है का नारा देकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, इसका आरोप भी लगाया। लेकिन इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो राहुल गांधी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लास लगा दी। वहीं अब एसआईआर को लेकर राहुल गांधी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। विपक्ष के लोग एसआईआर पर रोक तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन एसआईआर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पा रहे, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक नहीं लगा रहे। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का लाख विरोध करने के लिए लगे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले पर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है और कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खुलासे ने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, हिंदुओं को बांटने की कांग्रेस की एक और साजिश संसद में दिखी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार से कांग्रेस के सांसद गोपाल कागदा पड़वी ने लोकसभा में जनजातीय समुदाय को हिंदू धर्म से अलग मानकर उन्हें एक स्वतंत्र धर्म की मान्यता देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि 1931 की ब्रिटिश जनगणना में आदिवासियों को अलग वर्ग में गिना गया था और उनकी संस्कृति किसी स्थापित धर्म में समाहित नहीं होती। पड़वी का कहना था कि अलग धर्म कोड मिलने से आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी और उनकी परंपराओं को संरक्षित किया जा सकेगा। हालांकि उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि 1931 की ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो पर आधारित थी। ऐसे में आज उसके आधार पर देश को फिर से विभाजित करने की मांग क्यों की जा रही है। वहीं कई लोगों ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि जनजातीय परंपराएं हिंदू समाज से सदियों से जुड़ी हुई है और प्रकृति पूजा स्वयं हिंदू परंपरा का मूल हिस्सा है। वहीं हिंदुत्व पर कांग्रेस के नेताओं के विवादित बयान के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने गुस्से में कांग्रेस के 2 सीएम के हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इंडी गठबंधन के नेताओं के हिंदू विरोधी कमेंट्स की सीरीज को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद से पूछा कि क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना क्या उनकी पार्टी का स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक इवेंट में तेलुगु में कहा कि हिंदू कितने भगवानों को मानते हैं, 3 करोड़, इतने सारे क्यों? कुंवारे लोगों के लिए हनुमान, दूसरा उनके लिए जो 2 बार शादी करते हैं और तीसरा उनके लिए जो शराब पीते हैं। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक वायरल वीडियो में युवाओं के एक ग्रुप को ये बताते हुए दिख रहे हैं कि राधे राधे ग्रीटिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जिससे बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि रेड्डी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं सुक्खू युवाओं को धार्मिक ग्रीटिंग करने से रोक रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या कांग्रेस और राहुल ने अपने मुख्यमंत्रियों को हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं पर सीधा हमले करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं और कांग्रेस और उसके साथियों के नेताओं ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है। रेड्डी ने पहले कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल ने भगवान की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान के नाम पर शपथ नहीं ली। उन्होंने कई मौकों पर सनातन धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस के साथ ही डीएमके ने सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक इवेंट किया था। वहीं पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची की बड़ी जांच चल रही है। इस दौरान 2208 बूथों पर ना तो कोई मृत और ना ही कोई फर्जी वोटर मिला, ना ही उन जगहों पर रहने वाले लोग किसी और जगह शिफ्ट हुए और ना ही कोई अनट्रांसेबल वोटर मिला। इतना साफ सुथरा डेटा मिलने पर चुनाव आयोग ने इन्हें संदेह के दायरे पर रखकर इसकी रिपोर्ट मांगी है। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटते हैं और जमा करते हैं। इससे नई मतदाता सूची तैयार और पुरानी सूची अपडेट होती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर विदेशी मेहमानों को नेता विपक्ष से नहीं मिलने देने के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने उनके बयान को तथ्यहीन और गैर जिम्मेदाराना बताया है।
राहुल गांधी का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, विरोध करना तो ठीक है, विरोध लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जाए, लेकिन विरोध को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए हद पार कर जाना ये गलत है। ये बात अब राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जनता ने उनके आरोपों को गंभीर न लेकर साफ कर दिया कि लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं। वहीं अब उनके एक और आरोप की हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है वो विपक्ष की गंदी राजनीति पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। दरअसल एसआईआर के दौरान बीएलओ की हुई मौतों पर विपक्षी नेता जमकर राजनीति कर रहे थे। बिहार के बाद देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हाल ही में राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में बीएलओ की मौतों के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत आज दुनिया के सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मच रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसआईआर के दौरान बीएलओ की हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने बूथ स्तर के अधिकारियों की हाल में तनाव और काम के दबाव के लिए संबंधित मौतों और कथित आत्महत्याओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकारों को स्टाफ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करना पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने बीएलओ की मौत और आत्महत्याओं को स्वीकार करते हुए ये कहा कि चुनावी रोल और संबंधित कार्यों के लिए तैनाती एक कानूनी प्रक्रिया है और राज्यों को मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने अदालत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य एक पर्याप्त कार्यबल प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि आप 10,000 व्यक्ति दे रहे हैं तो 20,000, 30,000 ईसीआई को दे। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अधिकारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने की पर्याप्त वजह है तो इसके संबंधित अधिकारी विचार कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई अगर बीमार है या फिर अन्य गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो उसे छुट्टी प्रदान करनी चाहिए। दर्शकों, बता दें कि निर्देशों पर फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जो राजनीतिक दल टीवीके ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की थी। याचिका में बीएलओ की कार्य परिस्थितियों को सामने रखा गया था और कुछ कर्मचारियों की आत्महत्या का भी जिक्र किया गया था, जिन्होंने काम के दबाव को इसकी वजह बताया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर जरूरी स्टाफ देने की जिम्मेदारी डाली। बीएलओ की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जिम्मेदारी टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी की सरकार पर है। एसआईआर पर कोई रोक नहीं। राहुल गांधी का पूरा कॉन्स्पिरेसी कैंपेन फेल हो गया। दर्शकों, विपक्ष के लोग बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के लोग किसी तरह एसआईआर पर रोक लगवाना चाहते थे, इसीलिए वो बीएलओ की मौत को लेकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर के अधिकारियों की हाल में तनाव और काम में दबाव के लिए संबंधित मौतों और कथित आत्महत्याओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष का एजेंडा फेल हो गया। एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक ने अरविंद केजरीवाल के छालों पर मरहम की बजाय नमक छिड़क दिया है। दर्शकों, एक बार फिर एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 12 में से 7 सीटें बीजेपी को जिताकर जनता ने अपनी पहली पसंद बता दी है। हालांकि इस हार के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगाने लगे हैं। आप पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा कि अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती, ये वेबसाइट पर रिजल्ट है। अब कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को शेयर कर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। दर्शकों, संजय सिंह और आप पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक ही उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल मटिया महल से आप विधायक आलिम मोहम्मद इकबाल ने अरविंद केजरीवाल के छालों पर मरहम की बजाय नमक छिड़क दिया। आलिम मोहम्मद इकबाल वही है जिन्हें केजरीवाल ने पहले डिप्टी मेयर का पद और बाद में विधायक का टिकट दिया था। आले के पिता और दिग्गज नेता शोएब इकबाल ने पिछले महीने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान की जीत में अहम रोल निभाया था।
उन्होंने इमरान के सपोर्ट में खुलकर काम किया था। अब आले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक बड़ा हिंट दिया है। आले इकबाल की एक्स हैंडल पर अब उनकी फोटो पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं बल्कि उनके पिता शोएब इकबाल के साथ दिखती है। अपने पोस्ट में आप विधायक ने कैप्शन में लिखा है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। इसके साथ अब वो अपनी फोटो में पार्टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही आपकी पॉलिसी, काम या नेताओं के भाषण शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, चांदनी महल में आपकी हार और मोहम्मद इमरान की जीत पर आले मोहम्मद इकबाल का रिएक्शन उनके बागी तेवर को साफ दिखाता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जीत मेरे इलाके के शेरों की है। साजिश करने वाले हार गए, सच की जीत हुई, झूठ की हार हुई। जिन्होंने मेहनत की वो जीते। उन्होंने लिखा कि शोएब इकबाल की मोहब्बत को सलाम। घमंडी, अमीर, मशहूर और ताकतवर सबने मुंह काला करा लिया। शेर आ गया है। एक तरफ आले ने अपने पिता शोएब इकबाल की मोहब्बत को सलाम किया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व एमएलए शोएब इकबाल जीतने वाले कैंडिडेट मोहम्मद इमरान को गले लगाते और जश्न मनाते दिखे। बता दें कि मोहम्मद इकबाल के पिता और पूर्व एमएलए शोएब इकबाल ने 9 नवंबर को आप छोड़ने का ऐलान किया था। वो इस बात से नाराज थे कि चांदनी महल वार्ड में उनके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ही बागी रुख अपनाकर पार्टी को झटका दे रहे हैं। ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीज फायर पर दिए बयान और उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ पर राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक गए हैं और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने गंदी राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनकी पोल खुल गई। इस बार पुतिन ने जो बताया उससे राहुल गांधी कुछ बोलने लायक नहीं रहे। दर्शकों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर झूठा और बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विदेशी मेहमानों को विपक्षी नेताओं, खासकर नेता प्रतिपक्ष से मिलने नहीं देती। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा करना प्रधानमंत्री की असुरक्षा की भावना को दिखाता है। हालांकि जब इस आरोप की पड़ताल की गई तो सामने आया कि राहुल गांधी का दावा तथ्यों से बिल्कुल उलट है। बीते कुछ सालों में खुद राहुल गांधी कई बड़े विदेशी नेताओं से मिल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें और रिकॉर्ड मौजूद है। दरअसल राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय ये परंपरा थी कि विदेशी मेहमान विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते थे, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को तोड़ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले, ये हर बार होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष भी करता है। लेकिन राहुल गांधी के इन दावों से विपरीत हाल के कई उदाहरण बताते हैं कि विदेशी नेता विपक्ष से कब मिले। खुद राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में कई अहम मुलाकातें की जो उनके आरोपों को झूठा साबित करती है। पहली तस्वीर है साल 2022 की, जिसमें राहुल गांधी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 2024 की है, जिसमें राहुल गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर है 2025 की, जिसमें राहुल गांधी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सन से मिलते हैं। चौथी तस्वीर है मार्च 2025 की, जिसमें राहुल गांधी नॉर्वे के विदेश मंत्री एक्सपेन बार्थ ईडे और राजदूत से मुलाकात करते हैं। ये सभी उदाहरण साफ करते हैं कि विदेश से आने वाले नेताओं का विपक्ष से मिलना बंद नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ये विदेशी मेहमान पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं। वहीं राहुल गांधी के इस आरोप का समर्थन उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। प्रियंका ने कहा कि प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है, ये सरकार की असुरक्षा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई दूसरी आवाज उठे। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भी हमेशा भारत के लोकतंत्र को कोसते रहते हैं, जो कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करता। इस तरह पुतिन के दौरे से पहले ये बयानबाजी एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप के दबाव के आगे झुकने का आरोप भी लगाया था, लेकिन भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आने वाले नेता नहीं है। यह बयान उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें पूछा गया था कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव डाल रहा है। तब इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की अडिग नीति देखी है और देश को अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि दुनिया ने भारत की अडिग नीति देखी है। ऐसे में राहुल गांधी को पीएम मोदी पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े नेता भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें